डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर 9 दक्षिण एशिया में सरकार अने राजनीति, इसका जो ब्लॉक 3 है और यूनिट 8। अब तक हम दक्षिण एशियाई देशों में जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, उनके प्रोफाइल की चर्चा कर रहे थे। तो इस क्रम में हमने भारत की प्रोफाइलिंग पर चर्चा किया है। अब हम पाकिस्तान पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस अध्याय यूनिट की जो रूपरेखा है, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें इस इकाई का उद्देश्य क्या है, फिर हम परिचय पर चर्चा करेंगे और पाकिस्तान को विरासत में क्या मिला उस पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक विकास और प्रक्रियाएं, संविधान सभा, इस पर चर्चा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई को पढ़ने के बाद हमें क्या ज्ञात होगा, क्या इसका उद्देश्य है? पाकिस्तान में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों की पहचान करना। जब इस इकाई को हम पढ़ेंगे तो पाकिस्तान में क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से लेके अब तक, पाकिस्तान के एक नए राष्ट्र के उदय से लेकर अब तक क्या क्या घटनाक्रम हुए, इसके बारे में हम जान सकेंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का पता लगा सकेंगे। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना और नौकरशाही, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की क्या भूमिका है, इस पर हम जानकारी जुटा सकेंगे। और राज्य में क्षेत्रीय असमानताएं हैं, उनकी हम पहचान कर पाएंगे। जो असमानता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। परिचय। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक जो प्रांतों में मुसलमानों के अलगाववादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को जो अविभाजित भारत था, उसमें जिन प्रांतों में मुसलमान अल्पसंख्यक थे, वहाँ पर एक अलगाववादी मूवमेंट होता है, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट होता है, जहाँ पर एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग होती है। और यह जब फलीभूत होता है तो पाकिस्तान का उदय होता है। मुस्लिम अलगाववादी आंदोलन ब्रिटिश शासकों के समर्थन और 19वीं सदी के अंत में मुस्लिम मध्यम वर्ग जो था, उनके उत्थान के परिणाम स्वरूप घटित हुआ। 3 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव में भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे उत्तर पश्चिम भाग और उत्तर पूर्वी भाग को मिलाकर एक अलग मातृभूमि की मांग की गई थी। हालांकि माउंटबेटन योजना ने पंजाब और बंगाल का भी विभाजन कर दिया। जैसा कि हम देखते हैं कि जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था वो भारत के हिस्से में आया, जो पूर्वी बंगाल था वो उस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान बना। इसी तरह पंजाब प्रांत का भी जो विभाजन हुआ, उसमें पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में आया और पंजाब का जो दूसरा हिस्सा था वो भारत में था। तो पंजाब को भी 2 देशों के मध्य बांट दिया गया। इसी प्रकार बंगाल का भी जो विभाजन हुआ, उसमें पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के साथ और पश्चिमी बंगाल स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना। जो नया राज्य पाकिस्तान उभरा, वह एक भौगोलिक विषमता थी, क्योंकि यह 2 भागों में विभाजित था और जो दोनों भाग था पाकिस्तान का, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, उसके बीच लगभग 1000 मील का भारतीय भूभाग था। और यह एक तरह से दोनों जो पाकिस्तान के हिस्से थे, उनमें एक फासला बनाता था। वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, बलूचिस्तान, संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्र फाटा, संघीय प्रशासित राजधानी इस्लामाबाद शामिल है।
अब हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान को विरासत में हासिल क्या हुआ। जब पाकिस्तान बना भारत से अलग होकर, तो विरासत में उसे क्या कुछ हासिल हुआ। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों में धर्म के अलावा कोई समानता नहीं थी। उस वक्त भी और आज के भी परिदृश्य को देखा जाए तो 1971 में जब पाकिस्तान का फिर से विभाजन हुआ, तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान समग्र पाकिस्तान का हिस्सा था, उनकी बोली, भाषा, रहन सहन, कल्चर, संस्कृति सब काफ़ी अलग थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1947 में आज़ाद हुआ पाकिस्तान अपनी आज़ादी को ज़्यादा लंबे देर तक नहीं भुना सका और उसके दो हिस्से हो गए। नए राष्ट्र पाकिस्तान के पास राज्य जैसा कोई बुनियादी ढांचा नहीं था। यहाँ तक कि सशस्त्र बलों का जो निर्माण था वो भी ब्रिटिश सेना से ही करना पड़ा। पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा था। ये प्रांत मुख्य रूप से कृषि प्रधान थे और इन पर सामंती जमींदारों या कबायली सरदारों का वर्चस्व था। उद्योग और व्यापार पर हिंदुओं और सिखों का नियंत्रण था, जो विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगों की वजह से भारत चले आए। परिवहन और संचार प्रणाली भी जो थी पाकिस्तान में वो अविकसित थी। पूर्वी पाकिस्तान जूट का प्रमुख निर्यातक था, जो एक प्रमुख वस्तु है जिसे पाकिस्तान निर्यात करता था, पर व्यापार को संभालने के लिए कोई भी विकसित बंदरगाह तब नहीं था। जैसे कि आज हम देखते हैं कि ढाका एक अच्छे रूप में बंदरगाह के रूप में, वो जो चटगांव का एरिया है, ये सारा विकसित हो चुका है। लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ बंदरगाह विकसित नहीं हो पाए थे। तो पाकिस्तान का जो एक मेजर निर्यात था जूट, उसका बाहर के देशों में निर्यात अच्छे से नहीं हो सकता था। औपनिवेशिक राज्य होने के कारण नए देश में अच्छी तरह से संगठित नौकरशाही और ब्रिटिश परंपराओं में प्रशिक्षित सशस्त्र बल थे। आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक जो पाकिस्तानी सेना थी उसमें कई ब्रिटिश अधिकारी मौजूद रहे। अब हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान में राजनीतिक विकास और प्रक्रियाओं पर। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए आवश्यक राजनीतिक संस्थाओं का अभाव था। पाकिस्तान आंदोलन मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों के मुसलमानों का आंदोलन था और यह उन क्षेत्रों में कमज़ोर था जो नए राज्य का गठन करते थे। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो डिमांड थी वो उन राज्यों से थी जहाँ पे मुसलमान अल्पसंख्यक थे, परंतु जो भूभाग पाकिस्तान के रूप में बना, जो यह आंदोलन उन क्षेत्रों में कमज़ोर था। मुस्लिम लीग केवल बंगाल और सिंध में सत्ता में थी। आज़ादी के एक सप्ताह बाद भी जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, जिसे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना के आदेश के बाद हफ्ते भर के बाद भंग कर दिया गया। पूरा पाकिस्तान आंदोलन नारों पर आधारित था और नए देश में राष्ट्र निर्माण के लिए बौद्धिक रूप से कोई तैयारी किसी भी स्तर पर नहीं पाया गया था, नहीं देखा गया था। केवल वो स्लोगनरिंग था। एक तरह से आंदोलन जो उनका था पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र का, वो नारों पर ही मूलतः आधारित था। सत्तारूढ़ जो अभिजात वर्ग था, इस पर कोई आम सहमति नहीं थी कि राजनीतिक जो व्यवस्था है पाकिस्तान की वह किन सिद्धांतों पर आधारित होगी। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त जो लोग थे वह चाहते थे कि पाकिस्तान एक सेकुलर राष्ट्र बने, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बने, जबकि दूसरा वर्ग विशेषकर धार्मिक रुझान वाले लोग जो थे वो एक इस्लामिक राज्य के रूप में पाकिस्तान को देखना चाहते थे। अब हम संविधान सभा पर चर्चा करेंगे। नए देश के लिए संविधान बनाने का काम जिस संविधान सभा को सौंपा गया था वह 1946 में अविभाजित भारत के लिए चुनी गई थी। तो जब संविधान सभा का गठन होता है
तो भारत अविभाजित था और पाकिस्तान जो 1947 में बना वह तब तक भारत का ही अभिन्न हिस्सा था। इस संविधान सभा को पाकिस्तान की केंद्रीय विधायिका के रूप में भी काम करना था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कुछ नेता जो भारत से थे और जिनके पास विधानसभा में सीटें नहीं थी, उन्हें बाद में यह सीटें मिलती हैं जब सिख और हिंदू सदस्य भारत प्रवास के लिए चले जाते हैं। जो एक तरह से देखते हैं जब दोनों देशों के लिए भारत के लिए भारत जब स्वतंत्र होता है तो ऐसे में जो एक माइग्रेशन हुआ, एक प्रवास हुआ, तो उसमें जो हिंदू और सिख लोग थे और जो सदस्य थे वो जब भारत आ जाते हैं तो ऐसी हुई रिक्तियों पर जो मुस्लिम लीग के नेता भारत में थे उनको वो सीट मिलती है। संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से आए हिंदू समुदाय के भी सदस्य थे जो मूलतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। यद्यपि वे संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस का गठन किया और अपनी बात जोरदार ढंग से रखे। हालांकि विभाजन पूर्व जो पूर्वाग्रह था और कटुता था, इसके कारण उनकी निष्ठा को चुनौती दी गई और उन्हें हमेशा ही संदेह की दृष्टि से देखा गया। मुस्लिम लीग के नेतृत्व ने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक महती भूमिका होती है, ठीक वैसे ही जैसे सत्तारूढ़ दल की पार्टी की होती है। और इसका नतीजा यह होता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं जो थी पाकिस्तान में वो अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाई। मुस्लिम लीग नेतृत्व ने संविधान सभा की भी बहुत अनदेखी की। मुस्लिम लीग ने अपने मंच पर मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें मंजूरी के लिए संविधान सभा के समक्ष रखा गया। तो यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग जो थी वो एक की रोल प्ले करती है पाकिस्तान के संविधान सभा में, और वो अपने एक तरह से प्राइवेट मंच पर चीज़ों को पास करती है और उसको फिर मंजूरी के लिए संविधान सभा के समक्ष रख देती है। संवैधानिक निकायों के कमज़ोर होने से ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि ये निकाय गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री के कई असंवैधानिक कृत्यों को भी पारित करते चले गए। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने संविधान सभा के निर्वाचित नेता प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन को भी बर्खास्त कर दिया और विधानसभा की मंजूरी के बिना मोहम्मद अली बोगरा को नियुक्त कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र के शुरुआती वर्षों में ही विधायिका जो थी वो कार्यपालिका के अधीन काम करने लगी थी और ये परंपरा स्थापित हो गई। विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो लेक्चर के इस सीरीज में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।